One of the ringleaders is thought to be one of the richest men in the world, Pablo Escobar. कहते हैं अपराध एक धंधा नहीं, एक साम्राज्य होता है। एक ऐसा साम्राज्य जो कानून से नहीं, खून और डर से चलता है। दुनिया के हर कोने में, चाहे वो कोलंबिया के पहाड़ हों, अमेरिका की गलियां हों या मुंबई के अंधेरे बंदरगाह, कहीं ना कहीं किसी गैंगस्टर का राज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब में सबसे खतरनाक कौन था? दाऊद इब्राहिम, वो नाम जो भारत के लिए अब भी एक डर है। क्या वो दुनिया के टॉप 3 गैंगस्टर में आता है या उसके ऊपर भी कोई और था जो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला? इस वीडियो में हम लाए हैं आज तक की दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स। एक ऐसे लिस्ट जो सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि रिसर्च, पावर, ब्रूटलिटी और ग्लोबल इम्पैक्ट के कई फैक्टर्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, मैटियो मैसिना डिनारो। इटली के सिसिली में अगर किसी नाम से अब भी खामोशी छा जाती है तो वो है मैटियो मैसिना डिनारो, जिसे दुनिया डायबोलिक कहती थी। डिनेरो ने अपनी पहली हत्या सिर्फ 18 साल की उम्र में की थी और फिर 1992 में उसने 2 सबसे ताकतवर एंटी माफिया जजेस जोवानी फैल्कोन और पेओलो बोर्सेलिनो को बम से उड़ा दिया। उस ब्लास्ट की गूंज से पूरा इटली हिल गया था। फिर 1993 में उसने मिलन, फ्लोरेंस और रोम में एक के बाद एक ब्लास्ट कराए, जिनमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन जो सबसे डरावना क्राइम था वो था एक 11 साल के बच्चे ज्यूसिप डी मैटियो का अपहरण। डिनेरो ने उसे 2 साल तक टॉर्चर किया और फिर उसे एसिड में घोलकर मार दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता ने माफिया के खिलाफ गवाही दी थी। मैटियो 30 साल तक फ्यूजिटिव रहा और आखिरकार 2023 में गिरफ्तार हुआ। कहते हैं वो मर गया, लेकिन उसका सिस्टम आज भी जिंदा है, इसीलिए वो आखिरी गॉडफादर कहलाया। नंबर 7, रेमन एलियानो फेरिक्स। अगर मेक्सिको की गलियों का कोई नाम सबसे ज्यादा डर पैदा करता था तो वो था रेमन एरियानो फेलिक्स। वो एक कार्टेल बॉस था। टिजुआना कार्टेल के इस एनफोर्सर ने 1000 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दिया। उसके लिए किलिंग सिर्फ पनिशमेंट नहीं, रोमांच था। 1998 में उसने राइवल कार्टेल के 19 लोगों को एक ही रात में गोली मार दी और लाशें सड़क पर लटकवा दी ताकि पूरा शहर डर में रहे। रेमन ने एक प्रोसिक्यूटर को तो 100 बार गोली मारी और फिर उसके शव पर गाड़ी चढ़ा दी। वो बच्चों तक को नहीं छोड़ता था। एक बार 3 साल के बच्चे को किडनैप कर उसके शरीर में ड्रग्स भरकर बॉर्डर के पार भेजा, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। FBI ने उसे 1997 में 10 मोस्ट वांटेड में डाला, लेकिन उससे पहले ही 2002 में वो मैक्सिकन पुलिस से गन फाइट में मारा गया। नंबर 6, एल कैपोन। 1920s में अमेरिका में शराब इलीगल थी, लेकिन पैसा कमाने का रास्ता इलीगल से ही निकलता था और उस रास्ते का बादशाह था एल कैपोन, जिसे दुनिया स्कारफेस के नाम से जानती है। कैपोन ने पूरे शिकागो को अपने पैरों तले कर लिया। शराब, गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन सबका मालिक वही था। हर हफ्ते जज और मेयर तक को ब्रीफकेस भरकर रिश्वत भेजी जाती थी। 1929 में उसका सबसे बड़ा क्राइम हुआ सेंट वैलेंटाइन्स डे मैसेकर, जहां उसने 7 राइवल गैंगस्टर्स को दीवार के अगेंस्ट खड़ा किया और मशीन गन से पूरी तरह भून दिया। पूरा अमेरिका सन्न रह गया, क्योंकि ये कोई गैंग फाइट नहीं, पब्लिक एग्जीक्यूशन थी। उसकी सालाना इनकम $100 मिलियन की थी, मतलब आज के हिसाब से करीब 12,000 करोड़। लेकिन विडम्बना ये है कि उसे हत्या के लिए नहीं, टैक्स चोरी के लिए जेल भेजा गया। नंबर 5, ग्रिजेल्डा ब्लैंको। पैब्लो एस्कोबार के राइज से 1 दशक पहले कोलंबिया की गलियों में एक और नाम राज करता था, जिसका नाम था ग्रिजाल्डो ब्लैंको, यानी द गॉड मदर ऑफ कोकेन। वो पहली औरत थी जिसने $1 बिलियन ड्रग्स एम्पायर खड़ा किया। ग्रिजेल्डा हर महीने 3,000 पाउंड से ज्यादा कोकेन अमेरिका भेजती थी। मायामी को उसने मर्डर कैपिटल बना दिया, जहां हर हफ्ते कोई न कोई लाश गिरती थी। ग्रिजेल्डा की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है उसने 250 लोगों की हत्या करवाई, जिनमें कहीं बच्चे भी शामिल थे। एक बार उसने राइवल के 2 साल के बेटे को भी गोली मरवाने का आदेश दिया, क्योंकि वो वार्निंग देना चाहती थी, और यहाँ तक कि वो अपने लवर्स को भी नहीं छोड़ती थी। उसने अपने तीनों हस्बैंड तक को मरवा दिया था। ग्रिजेल्डा ने दुनिया को मोबाइल एसेसिनेशन का कंसेप्ट दिया, मतलब बाइक पर शूटिंग, जिसे आज भी कार्टेल्स फॉलो करते हैं। वो जेल गई, फिर रिहा हुई, और विडम्बना देखिए कि 2012 में उसकी हत्या भी उसी तरीके से हुई। नंबर 4, एल चापो, जिसने धरती के नीचे से एक ऐसा साम्राज्य बनाया कि ऊपर की सरकारें बस देखती रह गई। अल चापो यानी वॉकिंग गुज़मान
सिनालोआ कार्टेल का वो सरगना था जिसने ड्रग स्मगलिंग को लिटरल इंजीनियरिंग बना दिया। बॉर्डर के नीचे 80 से ज्यादा टनल्स, कुछ इतने परफेक्ट कि उनमें रेलवे ट्रैक, लाइट और वेंटिलेशन तक लगा था। कहते हैं FBI और CIA उसकी जमीन के नीचे वाली दुनिया को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। एल चापो ने खुद अदालत में स्वीकार किया कि उसने 2000 से 3000 लोगों को मारा और प्रोसिक्यूशन के पास ऐसे 33 मर्डर्स के सबूत थे जिनमें उसने खुद ट्रिगर दबाया था। वो अपने दुश्मनों को घंटों तक टहनी और राइफल से पीटता, फिर उन्हें बॉनफायर में जला देता। एल चापो का एम्पायर अरबों डॉलर का था, जो US के ड्रग मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा संभालता था। वो केवल बिजनेसमैन नहीं था, एक साइकोपैथ इंजीनियर था जिसने 2 बार मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से भागकर मैक्सिकन सरकार की क्रेडिबिलिटी को मिट्टी में मिला दिया। 2015 में उसका माइल लॉन्ग टनल वाला जेल ब्रेक इतिहास का सबसे सिनेमैटिक एस्केप बना और शायद इसी वजह से एल चापो को द किंग ऑफ टनल कहा जाता है। नंबर 3, सेमियोन मोग्लेविच। अब बात एक ऐसे गैंगस्टर की जो बंदूक से नहीं बैलेंस शीट से मारता था। उसका नाम था सेमियोन मोग्लेविच यानी द ब्रेनी डॉन। मोग्लेविच के पास इकोनॉमिक्स की डिग्री थी और दिमाग ऐसा कि FBI ने उसे द मोस्ट डेंजरस मॉबस्टर इन द वर्ल्ड कहा, क्योंकि वो सिर्फ शहर नहीं ग्लोबल इकोनॉमी हिला सकता था। उसका नेटवर्क आर्म्स ट्रैफिकिंग से लेकर न्यूक्लियर मटेरियल तक गया। उसने $150 मिलियन का YBM मैग्नेक्स फ्रॉड किया, जिसमें पूरी वॉल स्ट्रीट हिल गई। प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर फॉर हायर सब कुछ कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह चलता था। उसकी सबसे खतरनाक स्किल थी इनविजिबिलिटी। वो मॉस्को में ओपनली रहता है और रशियन स्टेट की प्रोटेक्शन में उसका एम्पायर फलता फूलता है। कितने लोगों को उसने मरवाया इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर एजेंसीज मानती हैं कि सैकड़ों हत्याएं उसके इशारे पर हुई। और अब लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं दाऊद इब्राहिम, वो नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखा गया। मुंबई की गलियों से निकला ये आदमी आज भी दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल गैंगस्टर्स में गिना जाता है। ये है 1980s का बॉम्बे, जिसमें स्मगलिंग, गोल्ड, फिल्म और पॉलिटिक्स सबका अनऑफिशियल रूलर था दाऊद। उसने बनाई दी कंपनी, एक ऐसा सिंडिकेट था जो एक वक्त पर एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक फैला हुआ था। लेकिन उसकी कहानी का सबसे डरावना चैप्टर था 12 मार्च 1993, बॉम्बे सिटी फ्राइडे आफ्टरनून। टोटल 13 धमाके पूरे शहर में एक साथ हुए। दलाल स्ट्रीट, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, हर ब्लास्ट इन लोकेशन पर प्लान था। 257 लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा घायल हुए। ये था इंडिया का पहला कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक और पीछे था दाऊद इब्राहिम। उसका नेटवर्क सिर्फ ड्रग्स और बैटिंग तक सीमित नहीं था। वो फिल्म फाइनेंस करता था, मैच फिक्सिंग चलाता था, फेक करेंसी छपवाता था और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करता था। कई रिपोर्ट्स में तो ये तक लिखा गया कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा होता था। आज भी दाऊद रिपोर्टेडली पाकिस्तान के कराची में गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में रहता है। अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है और उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम रखा है। कहा जाता है दाऊद के उसामा बिन लादेन से भी लिंक थे। नंबर 1, पैब्लो एस्कोबार। और अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है पाब्लो एस्कोबार, वो नाम जिससे पूरी दुनिया का अंडरवर्ल्ड कांपता था। कोलंबिया का ये शख्स सिर्फ एक ड्रग डीलर नहीं था, वो एक चलता फिरता साम्राज्य था। 1980s में उसका मेडेलिन कार्टेल पूरी दुनिया के 80% कोकेन सप्लाई को कंट्रोल करता था। उसका कारोबार इतना विशाल था कि कोलंबिया की अर्थव्यवस्था भी उससे हिल जाती थी। कहते हैं एस्कोबार हर दिन करीब 50 से 70 मिलियन डॉलर कमाता था और उसकी कुल संपत्ति $30 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में वो लगातार 7 साल तक शामिल रहा, लेकिन उसे नंबर 1 इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो अमीर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आतंकवाद में बदल दिया। उसके इशारे पर मेडेलिन की सड़कों पर बम बरसते थे। 1989 में उसने एक पूरा एयरप्लेन एवियांका फ्लाइट 203 उड़ा दिया, वो भी सिर्फ एक इंफॉर्मेंट को मारने के लिए। और इस हमले में 107 निर्दोष लोग मारे गए। 1989 से 1993 के बीच कोलंबिया में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 550 पुलिस वाले, जज, मंत्री, पत्रकार और आम नागरिक तक शामिल थे। पर दिलचस्प बात यह है कि उसी ने गरीबों के लिए घर, अस्पताल और फुटबॉल मैदान भी बनवाए। यानी जिसने शहर को जलाया उसने ही लोगों को छत भी दी। इस दोहरे चेहरे ने उसे रॉबिन हुड ऑफ मेडेलिन बना दिया, लेकिन असल में वो था तो एक टेररिस्ट ही। उसकी ताकत इतनी थी कि जब सरकार ने उसे जेल भेजा
तो उसने कहा ठीक है, लेकिन जेल मेरी होगी। और हुआ भी वही। उसने खुद की जेल बनाई, खुद के गार्ड रखे और अंदर से पूरा कारोबार चलाता रहा। आखिर में बात सिर्फ एक ही साबित होती है, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, बस एक नियम होता है, पावर।